नमस्कार, वेलकम टू वीआई वेबिनार्स। जैसे कि आप जानते हैं, 2019 के आम चुनाव को समर्पित हमारी वेबिनार सीरीज इलेक्शन कर्व में हम अलग अलग पहलुओं को, चुनावों के अलग अलग मुद्दों को, उसके पॉलिसी एंगल को, पार्टी को, मतदाता के अधिकारों को, हर तरीके के एरियाज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वेबिनार की अगली कुछ कड़ियों तक हम प्रमुख राजनीतिक दलों के पास जाएंगे और उनको पूरा मौका देंगे कि वह पूर्ण रूप से स्वयं को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। कन्वेंशनल टीवी डिबेट्स में जनरली आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होती है और राजनीतिक दलों को यह मौका नहीं मिल पाता कि वह स्वयं को पूरी तरीके से अपनी बात आपके सामने रख सके। और इसीलिए हमने ये एक्सक्लूसिव सीरीज निकाली है जिसमें आपका सीधा संवाद पार्टी के एक ऑथराइज चेहरे से होगा, जो पार्टी का पक्ष आपके सामने रखेगा और आप चैट बॉक्स और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। कुछ सवाल हमको रजिस्ट्रेशन के दौरान भी मिले, वो भी हम डिस्कशन के अंत में पूछेंगे। आज हम हैं राष्ट्र की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के एक युवा चेहरे के साथ। एक युवा चेहरा जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है अभी देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ है श्री सुभाष यदुवंश जी, प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा एंड मेंबर भारतीय जनता पार्टी, जो आज हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी की कहानी सुनाएंगे। कैसे ये पार्टी 2 सीट से लेकर 283 सीट तक पहुंची, कैसे ये पार्टी भारत की दूसरी पार्टी है जो अपने दम पे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं सुभाष जी से का सबसे पहले स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और अब फिर उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी की कहानी को जानेंगे। सुभाष जी। जी तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हो चुके हैं आज के समय में। तो जनसंघ, पहले एक जनसंघ हुआ करता था, वो जनसंघ जनता पार्टी में मिला, फिर उसको भंग करके जब जनता पार्टी को भंग किया गया तो फिर एक नई पार्टी उभर के आई, भारतीय जनता पार्टी। तो इसकी एक टाइमलाइन, एक ब्रीफ टाइमलाइन दे सकते हैं आप हमें? जी देखिए, क्या है कि आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो कार्य था वो पूरा हो गया और कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस देश के लिए हानिकारक रहेगी। लेकिन उस वक्त जो लोग कांग्रेस की लीडरशिप में थे उन लोगों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेस को वो उन्होंने ऑन रखा। तो पूरे देश में एक वैकल्पिक राजनीति का अभाव सा दिख रहा था और कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस के बजाय नेहरूवाद के में पूरी तरह से कुचक्र में फंसी हुई थी, जिसमें न्यू जो यंग जनरेशन को आना था, जो लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो नीचे से लोग खड़े हैं उन लोगों को भी समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व जो होना था वो नहीं हो पा रहा था। आपने देखा होगा कि सरकार जो पहली बनी उसमें उस सरकार में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो लोग उस सरकार में शामिल थे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और वो लोग एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश कर रहे थे। उसी संबंध में उन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क किया और गुरु गोलवलकर जी से वो लोग मिले। तो संघ सीधे राजनीति में नहीं आना चाहता था, वो एक सामाजिक संगठन है। लेकिन जब गुरु जी से कई बार विचार विमर्श किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और लोगों ने, तो उनको लगा कि हाँ, एक राजनीतिक मंच जरूर होना चाहिए जिसमें हम अपने कुछ स्वयंसेवकों को, कुछ कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजेंगे, जिनमें शुरू में दीनदयाल जी और माननीय अटल जी और अडवाणी जी, ये कई सारे ऐसे जो उस वक्त के स्वयंसेवक थे वो लोग गए वहां पर और हमने पहला जो चुनाव जनसंघ ने लड़ा उसी पहले चुनाव में ही 3 सीट पे विजय हम लोगों को मिली। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो टाइमलाइन आगे बढ़ी तो आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी ने देश में एक इमरजेंसी लगा दी। तो आपातकाल जो एक काला धब्बा है भारतीय राजनीति के इतिहास पर, और जो कांग्रेस जिस विरासत को
लेकर के चल रही है, उसमें क्या हुआ कि सभी जो दलों में लीडर थे या जो लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, इन सारे लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, विभिन्न प्रकार से लोकतंत्र को पूरी तरह से धूल धर्षित करने का कार्य कांग्रेस ने उस समय किया। और तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश पर आए हुए इस संकट से उबरने के लिए कई सारे दल इकट्ठा हुए और उन्होंने चिंतन किया कि हमें कांग्रेस से लड़ने के लिए एक अलग पार्टी की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि हम लोगों का एक राष्ट्रवादी चिंतन है कि पहले देश, फिर पार्टी, फिर बाद में हम लोग स्वयं, तो देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जिसमें हम लोगों ने अपने जनसंघ का भी उसमें विलय हो गया। तो अब ये यात्रा चलती रही और आपको जैसा पता होगा कि मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी स्वयं भी चुनाव हारी और जो है इसके अलावा हमारी जो मतलब जनता पार्टी बनी थी उसको काफी विजय प्राप्त हुई और कांग्रेस बुरी तरह से हारी और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले इस हिस्से में तो पूरा ही इस कांग्रेस साफ हो गई। तो ये सफलता मिली, चीजें ठीक चल रही थी। उसके बाद कुछ एक लोग थे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन लोगों ने एक दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। तो चूंकि देखिए हम लोग क्या है, विचार केंद्रित लोग थे जो उस चीज को आगे बढ़ा रहे थे, तो हमने राष्ट्रवादी विचार के साथ रहना जरूरी समझा और इसी बात के इसी चिंतन से फिर भारतीय जनता पार्टी का 1980 में निर्माण हुआ। पहले तो हमने 2 सीटें, शुरू में हमारी विकास की गति थोड़ी धीमी रही, 2 सीटें हम लोग जीते और लेकिन माननीय अटल जी, माननीय अडवाणी जी और बहुत सारे जो लीडरशिप थी, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप, स्वयं सेवक, तो वो लोग कार्य करते रहे लगातार और उसके बाद 89 में हमें एक बड़ी विजय मिली और पार्टी ने, जैसा आपको पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको हम लोग हमारी आस्था के केंद्र हैं, वहां पर वो राम मंदिर आंदोलन भी हुआ और ये सब होते हुए पार्टी फिर 91 में, फिर 96 में, फिर 98 में और ऐसे करके 96 में पार्टी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सरकार बनाई और वह पहली सरकार थी जो गैर कांग्रेसी सरकार थी देश में। आप देखिए कितना लंबा का कालखंड है, आजादी के बाद कोई दल ऐसा नहीं था, या तो कांग्रेस की सरकार होती थी या कांग्रेस के समर्थन से सरकार होती थी, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के नेतृत्व में देश में ऐसी सरकार का निर्माण किया। तो ये हमारी पूरी यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की तब तक की। उसके बाद 2004 के चुनाव में हम लोग की सीट ठीक थी लेकिन हम लोग विजय को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद अब लीडरशिप अलग अलग कालखंड में और फिर उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं गुजरात के 5 करोड़ लोगों के लिए दी, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई और विकास का एक मॉडल बना गुजरात, तो पूरे देश ने एक उम्मीद देखी। और कांग्रेस के 10 साल के यूपीए के शासन में जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई थी, पाताल में, जमीन पर, आकाश में, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, ऐसे 12 लाख करोड़ के घोटालों को अंजाम दिया कांग्रेस ने। जो युवा था पूरी तरह से बेरोजगार और निराश हो चुका था, देश की जनता एक हेल्पलेस एंगर से जूझ रही थी, उसको लग रहा था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, नेतृत्व का भारी अभाव देश झेल रहा था। एक इनडिसिसिव लीडरशिप प्रधानमंत्री, एक जो निर्णय ना करने वाले प्रधानमंत्री देश में थे, जिनका अपनी पार्टी में ही कुछ नहीं चलता था और इस तरह पूरे देश और दुनिया में भारत की छवि जो है वो खराब हो रही थी। उसी समय देश के राजनीतिक मानचित्र पर नरेंद्र मोदी जी का उदय होता है। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करती है और जब उनकी नीतियों को और उनके विकास के मॉडल के गुजरात को जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और अपना विजन सरकार का लेकर के जाता है, तो उत्तर प्रदेश सहित पूरी देश की जनता धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड, बाउंड्री ये सब तोड़ करके और उनको बहुत प्रचंड बहुमत से विजयी बनाती है 2014 में
और एक बार पहले क्या पॉलिटिकल पंडित कहते थे कि अगले 10 साल 20 साल 25 साल तो किसी पार्टी की अकेली सरकार आनी नहीं है। तो तमाम मिथकों को तोड़ते हुए और नई एक राजनीति की शुरुआत करते हुए, विकास की जो एक कहानी है उसको लोगों को बताते हुए, और एक बहुत ही जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया वहां पर। और उसके बाद उसके बाद की कहानी आपके सामने है कि किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो विदेश नीति का मिलना मुद्दा हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे वो नीचे आप जाएंगे तो उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, सबका आवास हो, मतलब सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर सरकार काम करते हुए इस देश के 125 करोड़ लोगों के जीवन में उजाला लाने का काम कर रही है, उनके जीवन में उत्थान करने का कार्य कर रही है। ये पूरी कहानी है एक जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के आज तक की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में यूनिक है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की भी झलक दिखती है। तो क्या आप उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे कि किस प्रकार से पार्टी का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, किन किन तरह की कमिटीज है केंद्र में, और फिर जो प्रदेश में जो पार्टी की कमिटी है, और इसमें कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है? जी आपका प्रश्न में सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज बहुत धीमे आ रही है। एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसे मुश्किल होगा ना, आप लोग अरेंज करें। पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो अपने आप में यूनिक है कि, और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी एक झलक दिखती है, जो कि बाकी पार्टियों से काफी अलग है। तो एक बार आप पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ब्रीफ में बताएंगे? देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि आपको बताएं अगर तो 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मतलब जो ऑफिस बियरर हैं, पद लेकर के कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 80 लाख की सदस्यता है पार्टी की। तो अगर आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि हमारी एक राष्ट्रीय टीम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, फिर उसके बाद राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेशों की टीम होती है, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश सारे जितने स्टेट्स हैं, और प्रदेश की टीम होती है, फिर प्रदेश की टीम के नीचे क्षेत्र, जैसे केवल ज्यादा जगह नहीं, उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यहाँ क्षेत्र के भी अध्यक्ष होते हैं। फिर जिले हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 94 संगठन के जिले हैं, तो इन जिलों की पूरी टीम होती है। फिर उसके नीचे मंडल है, तो मंडलों की टीम होती है। मंडल के नीचे, मंडल मतलब एक जिले में 10 से 15 मंडल एवरेज होते हैं, हम बोलते हैं उनको मंडल। फिर उनकी अपनी टीम होती है मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में। फिर उसके नीचे सेक्टर है, और सेक्टर के नीचे बूथ है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। उत्तर प्रदेश में 1,60,000 बूथ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 13,500 सेक्टर हैं, 1471 मंडल हैं, 6 क्षेत्र हैं। तो इस तरह हमारा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट भी ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम नीचे हो रहा है मंडल पर, तो वो लोग अपने जिले के लोगों को रिपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही अपनी इमीडिएट जो ऊपर है बॉडी है उसको रिपोर्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। जो संगठन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो संगठन मंत्री या जो केंद्र संगठन अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जिलों में बाहर से जो भेजे जाते हैं, उनका क्या रोल रहता है? फिर आप फिर से रिपीट करिए एक बार क्वेश्चन। जो अलग अलग राज्यों में या जिला स्तर पे जो संगठन के पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनको उसका दायित्व रहता है, जो कि अपने जनरली अपने गृह कार्य क्षेत्र में नहीं होते, उनका किस प्रकार से रोल रहता है? क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है अन्य पार्टियों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी में संगठन की तरफ से भेजे गए जो पदाधिकारी हैं, जो वो उनकी अहम भूमिका होती है पार्टी के
नहीं, मुझे लग रहा है शायद आप कुछ पूछना और चाह रहे हैं। देखिए, संगठन तो होता ही है, संगठन ही पार्टी है, और संगठन में ही पदाधिकारी होंगे, तो वो तो बाहर जाएंगे ही प्रभारी बन करके। लेकिन मुझे लग रहा है शायद कुछ आप और पूछना चाह रहे हैं। वो जो जो सही जो जो प्रभारी होते हैं अलग अलग राज्यों के, और जिला स्तर पे भी कई बार जिला स्तर पे भी भेजे जाते हैं। जो राज्य में प्रभारी होते हैं वो केंद्र की टीम से आते हैं, जिले में जो प्रभारी होते हैं प्रदेश की टीम से आते हैं, मंडल में जो प्रभारी होते हैं जिले की टीम से जाते हैं जी। तो उनका ऊपर की जो बॉडी है, जो इकाई है, वो अपने नीचे प्रभारी बना के भेजती है जी। हाँ, तो उनका क्या रोल रहता है? क्योंकि मतलब वो वहां पर मॉनिटरिंग करते हैं चीजों को। जैसे हमारे अभियान चलते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, संगठन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं, स्वस्थ रूप से कार्य कर रहा है नहीं, संविधान के अनुरूप कार्य कर रहा है कि नहीं, और हमारा मोबिलाइजेशन वर्कर का ठीक है कि नहीं, ऐसे कई सारे बिंदु तय होते हैं। उन बिंदुओं पर वो मॉनिटरिंग करते हैं, और अगर कहीं पर लगता है कि यहाँ ज्यादा और ध्यान देने की आवश्यकता है तो उस पर और बल दे करके, उनको और चीजें ठीक करके उसको ज्यादा मोबिलाइज किया जाता है, ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है, ज्यादा स्वस्थ बनाया जाता है। हमेशा ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह एक विचारधारा है, एक विचारधारा की पार्टी है, और आपके जो अलग अलग स्पोक्स पर्सन भी है कई बार कार्यक्रमों में इस बात को रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे आप थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, हम राष्ट्रवाद और जो हमारा राष्ट्रवाद की अवधारणा है इसको लेकर के मन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। एक हमारे जो संगठन के प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया है। तो ये जो एकात्म मानववाद का हमारा सिद्धांत है, इसमें लोकतंत्र की आखिरी सीढ़ी पे जो व्यक्ति खड़ा है वो भी सत्ता में अपनी भागीदारी को महसूस करे, इसी के इर्द गिर्द एकात्म मानववाद की पूरी थियरी घूमती है। ऐसे ही एक आर्थिक थियरी भी है उनकी। तो ऐसे जुड़े हुए तमाम सिद्धांत इन चीजों को, लेकिन वो मूल हमारा जो राष्ट्रवाद है, हम लोग हमेशा भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, हम राष्ट्र की सीमाओं की बात करते हैं, राष्ट्र को प्रथम पर रखते हैं। तो इन बातों को लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुभाष जी, जैसे आपको भी देखा गया है, आपका फेसबुक पेज जब मैं देख रहा था कि आप अपने क्षेत्र में पूरे राज्य भर में हर रोज आपके फेसबुक के अपडेट्स जो है अलग जिले से आते हैं, अलग जगह से आते हैं। आप जमीन पर भी उतना ही सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पे भी उतना ही सक्रिय हैं। इसी प्रकार से पार्टी को भी आज के समय में दो तरीके का वोटर बेस मैनेज करना पड़ता है। एक वो जो सोशल मीडिया पर है, और एक वो है जो जमीन पर है, जो बूथ लेवल पे है, जो शहर में है, गांव में है। तो जो कैंपेनिंग होती है वो सोशल मीडिया से लेके लोकल एरिया तक डिफर कैसे करती है अलग अलग जगह? कैंपेनिंग क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कैंपेनिंग का मतलब है कि हमारी एक सोच है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारी एक सोच है, मतलब हमारी पार्टी की एक सोच है, और राज व्यवस्था को चलाने के लिए हमारी पार्टी की एक सोच है। जो लोग लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, जो वोट डालने वाले हैं, जो सरकार को बदलने की क्षमता अपने वोटिंग कास्ट से करने वाले मतदाता, उन तक इस बात को पहुंचाना, यही कैंपेनिंग है। अब उसे किसी प्रकार से कर लिया जाए, कितने भी स्तर पर कर लिया जाए, तो जितना मेरा डेटा है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस हो सकता है। मुझे लगता है कि करीब 90 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो हैं इस तरह से जिनके पास हमें पहुंचना है, और सिर्फ 30 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। तो अभी भी 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, जो टेलीविजन नहीं देखते हैं, जो इन चीजों से कटे हुए हैं। तो उनसे तो डायरेक्ट संपर्क करना ही एकमात्र उद्देश्य है, एक बात। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे भी जिनसे हम संपर्क करते हैं या बात करते हैं, कंपेन करते हैं, उन लोगों से भी हमारे कुछ लोग मिलते जुलते हैं। ऐसा नहीं कि उनसे सिर्फ सोशल मीडिया, जैसे मान लीजिए हमने अभी एक टाउन हॉल कार्यक्रम किया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कुल 38 कार्यक्रम अब तक एक साल के अंदर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 72 लाख से ज्यादा नए यूथ को कनेक्ट किया है।
तो जो हमारे पास पहले से कनेक्ट थे, जो कार्यकर्ता यूथ, उनके अतिरिक्त किया इनको। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक जगह हमारा यहाँ आईआईटी कॉलेज लखनऊ में, वहां पर एक उसको संबोधित कर रहे थे जो यूथ था, लेकिन उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोगों ने 80 जगह पर 80 लोकसभाओं में उत्तर प्रदेश की किया था, जहां पे 2-2 हजार लोग बैठे हुए थे, और 1-2 चैनल्स थे, जी न्यूज था, उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। तो देखिए क्या है, हम संपर्क तो उनसे स्थापित कर ही रहे हैं, हम अपनी बात को तो उन तक बता रहे हैं, युवाओं के लिए अपनी योजना, महिलाओं के लिए अपनी योजना, देश के एक एक नागरिक के लिए हमारी सोच क्या है, हमारी योजनाएं क्या हैं, हमने क्या किया है, क्या हम करने वाले हैं, हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या है, ये सारी बातें हम उनसे शेयर करते हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। जो लोग डिजिटल वर्ल्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे हमें सीधा संपर्क स्थापित करना होता है। तो इसीलिए बूथ स्तर पर हमने आपसे अभी बताया कि 1,60,000 बूथ है उत्तर प्रदेश में, तो बूथ स्तर तक जाकर के हमने अब तक कई सारे कार्यक्रम किए हैं, वो हम डायरेक्ट मिलकर ही करते हैं। जी, अब मेरा अगला सवाल है कि आप इस बार लोकसभा चुनाव में अब ज्यादातर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो प्रत्याशियों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे सर्वे कौन करवाता है? प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया होती है वो एक लंबी प्रक्रिया है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद एकाएक ऐसे बैठते हैं और कुछ लोग जो नाम चलता है, ऐसा नहीं है। पार्टी का क्या है कि 5 सालों तक काम चलता रहता है, और पार्टी में नीचे बूथ से लेकर के और प्रदेश तक के कार्यकर्ता लगभग हर जिलों में हैं और जाते आते रहते हैं। तो इलेक्शन मोड में वो चेहरों को देखते रहते हैं। पार्टी का अपना कई प्रकार का, विभिन्न प्रकार का फीडबैक सिस्टम है, प्रदेश का भी कई प्रकार का फीडबैक सिस्टम है, जिले का भी कई प्रकार का फीडबैक सिस्टम है, राष्ट्रीय स्तर पे भी कई प्रकार का फीडबैक सिस्टम है। कुछ इंटरनल सर्वेज होते हैं, उनके भी अलग अलग चीजें हैं। फिर उस समकालीन घटनाएं क्या उस समय घटी हैं, उस वक्त परिस्थितियां कैसी हैं, विनेबिलिटी कैंडिडेट की कैसी है, उस चुनाव में मुद्दे क्या प्रभावशाली हैं, इन सब कई सारी बातों को इकट्ठा करके और उनमें विवेक के द्वारा उचित निर्णय लिया जाता है। और यह निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ जो है हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसी के पास है। तो ये उनका अधिकार है। और इन सारी बातों को, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हमारे नीचे के लेवल से सबसे रायशुमारी होती है। लोग जाते हैं, हमारे लीडर आते हैं, वो जिलों में जाते हैं, वो हमारे मंडल अध्यक्ष को से लेके नीचे तक सबसे बैठ के बात करते हैं, क्या उनमें पूछते हैं, ये और ये अलग अलग बुला के 1-to-1 बात करते हैं, ऐसे प्रदेश स्तर पर बात होती है। तो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो ये भी काम सतत चलता रहता है। अच्छा, इस बार देखा गया कि नमो ऐप का काफी इस्तेमाल हुआ है आपके भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम कार्यकर्ताओं के मोबाइल में। एक बूथ लीडर से लेके ऊपर तक के लीडर के मोबाइल में नमो ऐप है। इसके अलावा आम जनता के पास भी नमो ऐप था, तो क्या नमो ऐप का इस्तेमाल भी हुआ था इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन में? उसमें भी कई प्रकार के सर्वे किए जाते थे, क्या इन सब चीजों? जैसे क्या है, नमो ऐप जो है एक बहुत ही इफिशिएंट और बहुत ही शानदार ऐप है जो पार्टी ने डेवलप किया है। उसमें हमारे बूथ स्तर से लेकर के और ऊपर तक के जो पार्टी के वर्कर हैं उनका भौतिक सत्यापन लगातार किया जाता है। मैं लगातार किया जाता है क्यों यूज कर रहा हूं, जैसे नीचे आप देखेंगे 1,60,000 बूथ सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, तो बूथ की कमेटी है 21 की, तो आप कल्पना करिए कि 1,60,000 इंटू 21 करेंगे तो कितने कार्यकर्ता होते हैं। उसमें किसी कार्यकर्ता का फोन नंबर बदल गया, कभी कोई कार्यकर्ता का दायित्व बदल गया, या कोई कार्यकर्ता किसी कारण से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ये लगातार अपडेट्स होती आती रहती हैं, ये अपडेट लगातार होती रहती हैं। तो ये नमो ऐप पर इसकी पूरी जानकारी ये रहती है। और एक तो ये अच्छा बात है उसमें। दूसरा, समसामयिक मुद्दों पर, जैसे आपने नमो ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपको किसी भी मुद्दे पर जानकारी चाहिए, सरकार की कोई नीतियां हैं आपको जानना है, विभिन्न डिपार्टमेंट की, मंत्रालय के जितने हैं
या उनसे कौन कौन सी सूचनाएं हैं, कौन योजनाएं हैं, सरकार ने क्या किया है, इसका लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल रहता है। उसमें जो विशेषज्ञ हैं उनके आर्टिकल्स भी उस पर रहते हैं। आप जो आइडेंटिफाइड वर्कर उस पर लिस्टेड हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना मीटिंग कर सकते हैं उसमें। ऐसे बहुत सारे विभिन्न बहुत उपयोगी ऐप है वो संगठन के लिए, तो उसमें सर्वे कराया जा सकता है। अब जो सर्वे के लिए उससे समय की बचत होती है कि आप जिले में जाएंगे, फिर वहां एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे तो 1 घंटे में ये सर्वे हो जाएगा। तो ऐसे इसका उपयोग इस समय काफी हमारे कार्यकर्ताओं में नमो योग बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और हमें इसका बहुत लाभ मिल रहा है। युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश भी इसका बहुत ही इफेक्टिवली उपयोग कर रहा है, पार्टी भी हमारी बहुत ही इफेक्टिवली उपयोग कर रही है। और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री डायरेक्ट संवाद करते हैं, जिस पर हम लोग उनको देख सकते हैं, उनके पुराने सभी भाषण देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल वर्कर कहीं जैसे टीवी डिबेट में जा रहा है या उसको और वो कोई जरूरत है, तो नमो ऐप इज द सिंगल सॉल्यूशन फॉर ऑल पॉलिटिकल नीड ऑफ आवर पार्टी। बीजेपी कहती हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी विथ अ डिफरेंस है। तो ऐसी 3 बातें जो बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाती है। ऐसी 3 बातें जो बाकी पार्टियों से अलग बताती हैं, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पहली बात मैं आपसे पूछता हूं, आप नौजवान हैं, मुझे लगता है कि अभी आप 30-32 साल के आसपास के होंगे। मान लीजिए आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो आपका सपना हो कि मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप भाजपा के अलावा किसी पार्टी में ये बोल पाएंगे? बताइए, बोल के दिखाइए। पहला डिफरेंस तो यही है। बाकी पार्टी में अगर आप बोलेंगे तो आपको भी पता है वो आपको पार्टी से निकाल देंगे, जब पार्टी में रहेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या। और हमारे यहां तो आप देखिए, हमारे जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने जीवन के कितने वर्ष राजनीति में बिता दिए, अब जाके उनको एमपी का टिकट मिला। उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, उन्होंने वॉल राइटिंग किया है। बिल्कुल। दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस, अच्छा हाँ, एक चीज हो गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है जो भारत माता की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अब हमारी पार्टी कोई पर्टिकुलर जाति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कोई पर्टिकुलर धर्म की पार्टी नहीं है। और तीसरी बात, हमने देश में लोकतंत्र की सही मायनों में स्थापना की। लोकतंत्र क्या होता है? जहां 2 पक्ष हों, एक पक्ष का तो तानाशाही होती है, कोई लोकतंत्र होता नहीं। भाजपा अकेली है जिसने कांग्रेस के एक तरफा शासन के विरुद्ध देश में एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करके और एक मजबूत सरकार की स्थापना की। ये 3 प्रमुख बातें हैं जो और पार्टियों से बिल्कुल अलग है। हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी की जो सरकार है या बीजेपी के लीडर्स हैं, चाहे मोदी जी रहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स रहे, वो कहते हैं कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल से आगे का सोचते हैं। हमारे पास ब्लूप्रिंट है कि इस देश को अगले 10 या 20 साल में किस चीज की जरूरत है। तो 2019 के बाद पार्टी का क्या विजन रहेगा? अगर आप सरकार में वापस आते हैं तो आपका क्या, पार्टी का क्या विजन रहेगा, क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, पार्टी पहले से ही पार्टी का 2001 तो हम निश्चित रूप से वापस आ रहे हैं, एक तो हम निश्चित रूप से आ रहे हैं आगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देखिए, भारत को अगर एक उच्चतम स्तर पर ले जाना है तो पहला कार्य 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। भारत को एक बड़ा, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। आपने कहावत सुनी होगी, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। जो आप 5 साल की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश इसका गवाह रहा है। जानते हैं, यहां पर मुलायम सिंह जी की सरकार और मायावती जी की सरकार रहती थी, तो ये 5 साल में जो काम करते थे वो आते थे, इसको तोड़ देते थे। फिर वो 5 साल में जो काम करती थी वो आके उसको ढहा देते थे। तो दोनों का समुच्चय मिला लेंगे तो शून्य काम होता था।
तो इसलिए जो बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए आपको 10 साल 15 साल का समय चाहिए होता है, एक अस्थायित्व भाव चाहिए होता है उसके लिए, नहीं तो दूसरी सरकारें आती हैं उसको रोक देती हैं। तो मैंने आपको पहली बात बताई कि किसानों की आय दुगना करना है, पहला काम यह है। दूसरा काम हम लोगों का यह रहेगा कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसका काम भी हमने शुरू कर दिया है मेक इन इंडिया के माध्यम से। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तीसरी बड़ी बात कि प्रधानमंत्री कौशल विकास के माध्यम से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश को, जिस आबादी को कांग्रेस लाइबिलिटी समझती थी, उसको हम एसेट में तब्दील कर देंगे। हम करोड़ों लोगों को प्रशिक्षित करके एक सेवा के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हुनरमंद नौजवानों का एक ऐसा देश बनाएंगे जिनके बिना दुनिया की कोई सेवा नहीं चल पाएगी। ये तीसरा बड़ा काम हम लोग करेंगे। चौथा बड़ा काम हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड भारत को बनाएंगे, जिससे चीजें ट्रांसपेरेंट हो। डिजिटल वर्ल्ड में चीजें डिजिटल इंडिया का काम भी इससे शुरू हो चुका है। और आखिरी पांचवा, जो आपके हिसाब से जो पांचवा काम, कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। ये पांचों चीजें न्यू है। ये एक जो भविष्य का नया भारत हम बनाना चाहते हैं, जो दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी ये बेसिक आवश्यकताएं हैं। जैसे डिजिटल वर्ल्ड में सैटेलाइट, अभी देखा आपने जो हम लोगों ने अभी प्रयोग किया है, सैटेलाइट को मार गिराया है। तो आपको पता है आज की डेट में अगर सैटेलाइट की कल्पना आप करिए, रेल हमारी बंद हो जाएंगी अगर सैटेलाइट पे कोई हमला हो गया, हमारे हवाई जहाज बंद हो जाएंगे, हमारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे, हमारे यहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगा पावर का। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हो सकती हैं। तो कितना दूरदर्शी है हमारा नेतृत्व कि वो 10 साल पहले की बात सोच करके आत्मरक्षा के लिए एक डिफेंसिव सिस्टम क्रिएट कर रहा है, किसी पे हमला करने के लिए नहीं। और जब हमला करने की जरूरत पड़ेगी, हम पे कोई हमला करेगा, तो सरकार ने यह भी दिखाया है कि कैसे हम लोग एक बार घुस करके 30 आतंकवादियों को मारे और फिर जब दोबारा हमला किया तो अगली बार पूरा ही नेस्तनाबूद किया। भारतीय जनता पार्टी की, या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ 2 बार अभी तक सरकार में, केंद्र सरकार में रह चुकी है। तो इन 2 कार्यकालों में से आप कोई भी सबसे अच्छी, सबसे सक्सेसफुल कोई 3 से 4 स्कीम बता सकते हैं? आपने 2 सरकारों की बात पूछी है तो मैं इसको शुरू करता हूं माननीय अटल जी की सरकार से। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आज आप देख रहे होंगे एक बड़ा डिफरेंस हमारी पीढ़ी जिसको देख रही है कि सड़कों का, देखिए वही बात जो आपने पूछा वो पिछले प्रश्न से भी आपके कनेक्टेड है कि आपकी सरकार भविष्य की बात क्यों करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो काम अटल जी ने शुरू किया था, उसने देश में निर्णायक परिवर्तन हुआ है। और उस काम को अब माननीय मोदी जी की सरकार में नितिन गडकरी जी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं इस बात को। आज पूरे हिंदुस्तान और देख रहे हूं कि में किस तरह सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो यह काम किसने शुरू किया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया। डिजिटल क्रांति, आईटी क्रांति किसके समय में आई? माननीय अटल जी के समय में आई। लोग फोन पे बात करना शुरू किए उस समय, और उसको कहां पहुंचा दिया माननीय मोदी जी ने कि आज डेटा कितना सस्ता है। पहले 8 रुपए की इनकमिंग कॉल होती थी, अब आज आप फ्री में बात कर सकते हैं, 1 महीने का बुक करा के फ्री में डेटा यूज कर रहे हैं लोग। तो कितना अंतर आया है। सेवाओं को सस्ती बनाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मानव जीवन के विभिन्न समस्याओं का सरल सलूशन निकालना, यही सब तो सरकार का कार्य है। और हमारी सरकार दुनिया में सबसे इफेक्टिव सरकार। 2 स्कीम, हाँ, ये 2 स्कीम हो गई। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इधर की आप स्कीम्स देख लीजिए। अगर आप इसमें उज्ज्वला योजना को देखेंगे तो ये आमूल चूल परिवर्तन करने वाली योजना है। कि आप देखिए, देश की करोड़ों माताएं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी और उनको सांस की बीमारी हो जाती थी, 200 सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों में चला जाता था, उनके लिए 7 करोड़ एलपीजी वो बांट करके सरकार ने कितना बड़ा काम किया, मातृशक्ति को सम्मान दिया। एक दूसरा आपने देखा है कि 18,000 से ज्यादा गांव
जो जहां पर बिजली नहीं आई थी वहां पर बिजली पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। तीसरा, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में जो दुनिया की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, दुनिया के सारे देश इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हैं, मोदी जी की क्षमता को लेकर के आश्चर्यचकित हैं कि कैसे इतने सारे लोगों को इतना स्वास्थ्य सेवाएं डिलीवर की जा रही, कैसे बीमा दे रही है सरकार। ये बात क्यों मैं कह रहा हूं, दुनिया भर की सरकारों के फेल्योर का जो बड़ा कारण है वो डिलीवरी मैनेजमेंट है। योजनाएं तो बना देते हैं, उसको जमीन पे नहीं उतार पाते हैं। पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर लिया है माननीय मोदी जी ने कि किस प्रकार से, देखिए अगर आप और गहरे में जाएंगे तो उन्होंने पैन कार्ड और आधार कार्ड और खाता मतलब जनधन और इसको लिंक किया है। इससे क्या होगा, इससे आइडेंटिफिकेशन होगा और कि कहां पे धन कैसे जा रहा है। ये तमाम डिजिटल क्रांति करते हुए ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक है अगर आप देखेंगे। अब मेरा अगला सवाल जो हमने अपने बाकी पार्टियों से भी हम पूछने वाले हैं और हमने कांग्रेस पार्टी से भी पूछा था कि आपके हिसाब से ऐसे दो रीजन बताइए कि जिसके कारण जो आपके विरोधी दल हैं वो सरकार में उन्हें नहीं आना चाहिए। दो क्या आप बोले, मैं 1000 रीजन बता दूं उनको सरकार में कमी है। अच्छा, एक देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आपने कहा 2 रीजन बताइए कि आपके विरोधी दल सरकार में ना आए। एक तो मैं 1000 रीजन आपको बता सकता हूं कि वो सरकार में नहीं आएंगे, और दूसरा अगर हम कोई रीजन ना बताए तब भी वो सरकार में नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो पहली बात तो ये कोई पार्टी नहीं है, ये गैंग गिरोह है, ये परिवार की पार्टी है। मतलब चाचा भतीजा पिताजी बुआ सब मिलके एक सर पार्टी चलाती है। इनका क्या जरूरत है डेमोक्रेसी में। प्रियंका गांधी जी आई, महासचिव बन गई। राहुल गांधी जी आए, पता नहीं ये लोग एग्जाम कोई क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये देश के युवाओं के साथ मजाक है। दूसरा, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए विपक्षी दलों को जब शासन करने का मौका मिला, चाहे वो समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, तो यही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के गुंडे नग्न तांडव करते थे। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त था। बसपा में आकंठ भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई थी। यही मुख्यमंत्री आवास से 100-500 मीटर की दूरी पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से 5 सीएमओ का मर्डर किया गया। उनके अधीनस्थ लोग जो इनके एकदम क्लोज थे, सीबीआई उनको पकड़ करके ले गई। आज तक घोटाले की जांच चल रही है। कितनी बातें आपको गिनाएं। आप केंद्र सर में कांग्रेस की सरकार जो सपा और बसपा जिसको सपोर्ट कर रही थी, वहां देखिए कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, वहां पर 2G का स्कैम हुआ, वहां पे कोयला घोटाला हुआ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आई मीन गैलेक्सी ऑफ करप्शन है इन सबके पास। तो क्या पूरा देश जानता है इस बात को। और ये सारा खेल इनके परिवार के अंदर। इनकी चिंता सिर्फ अपने, जैसे तेजस्वी जी हैं, मीसा जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, अखिलेश जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, डिंपल बाबी हैं, ऐसे प्रियंका गांधी हैं, राहुल जी हैं, कितने नाम गिनाए आपको। ये मजाक डेमोक्रेसी का बना रखा है। युवा इसका जवाब देंगे इस चुनाव में इनको। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि केंद्र सरकार का जो रास्ता है, केंद्र सरकार तक में अपनी जगह बनाने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से है। और पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुमत से सरकार बनाई उसमें उत्तर प्रदेश में उनकी जो 73 सीटें थी, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखा गया। उसके बाद आपने वहां पे राज्य में भी सरकार बनाई। कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। और उत्तर प्रदेश में इस बार जातिगत समीकरण जो है ये राजनीतिक पंडितों के हिसाब से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी क्या तैयारी कैसी है और आपका क्या आंकलन है इस बार उत्तर प्रदेश में? आप कितनी सीटें लेकर आएंगे इस बार? देखिए, हम 75+ सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में आएंगे। 75 कैसे आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2014 के चुनाव में जब पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई आधार ही नहीं है, उस समय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस समय प्रभारी थे उनके नेतृत्व में, हमारे जो प्रदेश का पूरा संगठन है उनके नेतृत्व में, और माननीय हमारे महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों ने इतनी मेहनत करके यहाँ पर
73 सीटों पर विजय हासिल की। तो अभी हम समझ गए थे, जबकि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, इनके लोगों को सत्ता के गलियारों से निकाल करके जनता ने इनके घरों में कैद कर दिया। सपा 5 सीट पाई, बसपा 0 सीट पाई, कांग्रेस 2 सीट पाई। तभी हम समझ गए थे कि ये लोग जरूर गठबंधन करेंगे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो अभी से हमने 51% की राजनीति करना शुरू करा, मतलब हमने इस पे काम करना शुरू किया। हमने रचनात्मकता और सेवा के करीब 500 से ज्यादा कार्यक्रम इन 5 सालों में किए हैं पार्टी ने और हम लोगों ने मिलकर, मतलब युवा मोर्चा, पार्टी, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, हमारे सब मोर्चों ने और पार्टी ने। तो ये कार्यक्रम क्या थे? ये रचनात्मक, जैसे सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आपने कभी सुनी है कोई राजनीतिक पार्टी कराती हो? मेरी पार्टी ने कराया। पेड़ लगाने का वृक्षारोपण कभी आपने सुना कोई राजनीतिक पार्टी कराती हो? मेरी पार्टी ने कराया। अपना खून देकर के ब्लड बैंक काम बनाने का काम आपने कभी सुना है किसी ने किया? हमारी पार्टी ने किया। तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के पार्टी के आधार को मजबूत कर रहे थे, उनको विचारधारा के साथ जोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि 3 करोड़ 43 लाख वोट पा करके हम लोगों ने प्रचंड बहुमत दर्ज की थी और इसी बात को हम इसको वाइडन करना चाहते थे। 5 सालों में भाजपा का कोई एक कार्यकर्ता जो है इसने आराम नहीं किया है, वो चरैवेति के मार्ग पर चलते हुए लगातार काम कर रहा है। अब दूसरा बिंदु मैं आपको बताता हूं। 3 करोड़ से ज्यादा योजनाओं के लाभार्थी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, केंद्र और प्रदेश की। 1 करोड़ 80 लाख की सदस्यता है, 40 लाख दायित्वधारी कार्यकर्ता है। ये 5 करोड़ लोगों की पूरी एक फौज है जो पूरी तरह से जब इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, जो इस चुनाव में भाग ले रही है, तो आप देखेंगे कि विरोधियों के जो मंसूबे हैं वो निस्ता नाबूद हो जाएंगे। और पार्टी, हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, 1967 के बाद भाजपा अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने 50% से ज्यादा मत हासिल किए 3 स्टेट में। तो हम उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कितने लोग गठबंधन में शामिल हो जाएं, ये सब के सब हार के वापस जाएंगे और हम 75 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आएंगे। अब हम लोगों ने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं जो इस बार के आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। सबसे पहला सवाल है राफेल पे। राफेल पे जो विवाद है वो पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय उस पर सुना दिया। उसके बाद भी आपका जो विरोधी दल है, प्रमुख विरोधी दल, वो राफेल के मुद्दे को पे चुनाव लड़ रहा है। तो राफेल, इस पे आपका क्या कहना है? आपने ही अभी बोला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना डिसीजन दे दिया है। भारत के किसी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर प्रश्न उठाना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूं, भारत के किसी नागरिक को जिसको न्याय व्यवस्था में विश्वास है, उसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर, वर्डिक्ट पर सवाल उठाना चाहिए क्या? और अगर नहीं उठाना चाहिए तो जो सवाल उठा रहे हैं वो क्या है? आप उनसे पूछिए। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाने के बाद इस पर कोई टिप्पणी, वही डिसीजन सर्वमान्य डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये बिल्कुल ठीक था, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं। पर वो तो कुछ फिगर्स भी देते हैं कि इतने लाख करोड़। मैं आपको क्या कह रहा हूं, कोर्ट का डिसीजन आने के बाद हमें भी इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब कोर्ट का डिसीजन अंतिम डिसीजन है, ये कोई चुनाव नहीं हो रहा है कि चलिए आप भी वोट डाल दीजिए, आप भी वोट डाल दीजिए, चलिए आपका भी विचार ले लें। इट्स ए कोर्ट मैटर। कांग्रेस ने अभी, राहुल गांधी जी ने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि वो 72,000 रुपए प्रति वर्ष है जो देश की 20% सबसे गरीब जनता को देंगे। जो न्याय उन्होंने, सुनिए, कांग्रेस को पता चल गया कि वो सरकार में नहीं आ रही, ठीक? तो वो कुछ इसी तरह के यूटोपियन थॉट कि हम 75,000 देंगे, ये देंगे, मतलब उनको ये बात एकदम क्लियर पता चल गई है। तो उनको पता है कि हमें देना तो है नहीं, क्योंकि आना ही नहीं है। तो कुछ भी बोल करके वो अटेंशन सीकर है बेसिकली। तो वो अटेंशन प्राप्त करना चाह रहे हैं और कुछ बजिंग करना चाह रहे हैं चुनाव में। जैसे होता है ना कि आदमी को लगता है अब हम फेल हो जाएंगे, तो फेल हो जाएंगे तो कुछ सवाल का जवाब नहीं आता तो आंख मूंद के कुछ मार दो। इस टाइप का मामला चल रहा है राहुल गांधी जी। कोई सीरियसली नहीं लेता उनको तो इसमें। जम्मू और कश्मीर की जो समस्या है
वो भारतीय जनता पार्टी की और जनसंघ के समय से भी और पार्टी की स्थापना के समय से भी 3 प्रमुख मुद्दों में से एक रही है। और आपको 2003 तक 99 से 3 तक भी समय अवसर मिला और 14 से लेकर अभी 19 तक भी पार्टी के पास अवसर था कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर होते जाए। परंतु पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बाद सभी ने वहां पे की जो परिस्थितियां हैं, वहां की जो अभी स्थिति है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उस पर फिर से प्रश्न खड़े कर दिए। तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर आपके पार्टी का आपका क्या विजन है? अगर आप लोग भी, ये सवाल आपके पार्टी में हमेशा खड़ा होता है क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। देखिए, हमारा हमारा कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत, कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं। उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन हमारे लोकतंत्र में छुपा हुआ है। कश्मीर लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करता है। कश्मीर के लोग वोट देते हैं, वहां पर हमारी सरकार बनती है। जो अस्थिरता है उससे सरकार लगातार निपटने का कार्य कर रही है। बहुत जल्दी ही, कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग वहां एक अस्थायी हल ढूंढ लेंगे। और जहां तक अटैक की बात है, पुलवामा, जो ये अराजक तत्व हैं, उग्रवादी तत्व हैं, आतंकवादी तत्व हैं, इनको ये पता चल गया है और पूरे दुनिया भर के आतंकवादियों को ये पता चल गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका क्या हश्र होने वाला है। पहली बार तो हमने उनको पहली स्ट्राइक में उन्हें मारा था, अगली स्ट्राइक में उनका कब्र बना के वहीं आए हैं गाड़ के। इस बार एक मुद्दा जो है हर जगह है चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस के सभी प्रवक्ता हो गए, उनके सभी लीडर हो गए, भाषण में बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। और आप देख रहे थे कि अलग अलग तरीके की ड्राइव भी चलाई गई। जनता, सिर्फ पार्टी ही नहीं, जनता की तरफ से भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ आवाजें आई। तो बेरोजगारी की समस्या को क्या आपकी पार्टी हल नहीं कर पाई है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में बेरोजगारी की समस्या को जिस तरह से हैंडल किया है, वो आजादी के बाद उससे अच्छा उदाहरण नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों लोगों को ट्रेंड करके दक्ष बनाया जा रहा है, जिसमें से लाखों लोग नौकरियां कर रहे हैं। एक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, लगातार मुद्रा लोन के माध्यम से 16 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। अगर इनमें से करोड़ों यूनिट्स देश में स्थापित हुई हैं, इन यूनिट्स में 3-4 लोग भी अगर काम करते हैं तो आपको लगेगा कि कितना रोजगार इससे पैदा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, हमने इन्वेस्टर समिट किया है हमारी सरकार ने, यहाँ पर 4,60,000 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया जा रहा है और बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का वो करके गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उद्घाटन करके। तो जिसके आसपास हजारों औद्योगिक इकाइयां लगने वाली हैं। सैमसंग का इतना बड़ा प्लांट अभी नोएडा में लगा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से सरकार इस पर काम कर रही है। और लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस के नेता इस पर भाषण देते हैं। 70 सालों में 55 साल इस देश में कांग्रेस ने शासन किया है। अपने परिवार के अलावा किसको रोजगार दिया है कांग्रेसियों ने? कांग्रेस के नेताओं, सुन लीजिए मेरी बात, कांग्रेस के में उठाऊं, एक स्टेट से शुरू करूं क्या? राजेश पायलट जी के बेटे सचिन पायलट जी को रोजगार मिल गया, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को रोजगार मिल गया, जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे जितिन प्रसाद को रोजगार मिल गया, माधवराव सिंधिया जी के बेटे ज्योतिराज सिंधिया को रोजगार मिल गया, सुभाष यादव जी वहां मध्य प्रदेश के, उनके बेटे जो हैं वहां के अध्यक्ष हैं, उनको रोजगार मिल गया कांग्रेस के। तो मेरे कहने का मतलब है, इनको तो रोजगार मिल गया। प्रियंका गांधी जी को अभी तुरंत रोजगार मिला है। वाड्रा जी तो जमीन का बिजनेस कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी को रोजगार दे दिया गया, वो ठीक से कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको जबरदस्ती कुर्सी बिठाया गया है। तो इनके परिवार के अलावा 55 साल में कांग्रेसियों ने किसको रोजगार दिया अपने परिवार के अलावा? वो एक फिगर देते हैं कि अभी इन 2 वर्षों में सबसे ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हैं इन नंबर। आप बात को समझिए पहले।
इकोनॉमिक्स के आंकड़े को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करना, दोनों में बहुत, जैसे इसको उदाहरण के तौर पे लीजिए, एक आध महीनों में ऐसा हुआ कि हमारी सरकार में उन्होंने दिखाया कि कुछ अपराध की घटनाएं कहीं किसी स्टेट में बढ़ रही थी, तो पता जब जांच हुई तो ये लगा कि ये स्टेट में सरकार ने ये कहा कि भाई आप केस दर्ज करिए पहले, तो केस दर्ज ही नहीं होता था तो घटना दिखती ही नहीं थी। आप बात समझ रहे ना? तो इसलिए ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करना, आप देखिए आजादी के बाद से लेकर के कांग्रेस ने कितनी, एक भी उद्योग धंधा नहीं चल रहा था ना कोई, पता है ऐसी स्थिति आ गई थी 90 के दशक में कि सोना गिरवी रखना पड़ा भारत को, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था, कहीं कोई कंपनियां नहीं थी, सरकारी नौकरियों से तो आप पूरे देश की आबादी को नौकरी नहीं दे सकते ना। तो कांग्रेस के शासनकाल में 40 साल तक कोई उद्योग धंधे ही नहीं लग रहे थे, जब बाहर से तो कहां उनके पास नौकरी थी। अब इसके बाद हम पार्टिसिपेंट से सवाल लेंगे, ये आखिरी सवाल है राम मंदिर पे। पूरा देश जो है, पूरा देश जो भी आपको वोट, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आप आए थे, और ये भारतीय जनता पार्टी का ही दावा था कि देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो, पर राम मंदिर पर अभी तक कोई शासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं हुई है जो एक सब्सटेंशियल स्टेप जिसको कहा जाए। तो राम मंदिर क्या है, ये अगले चुनाव तक टाल दिया गया एक मुद्दा है कि अब पार्टी का ध्यान कहीं और बढ़ चुका है। देखिए, एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, और राम का मंदिर वहीं जहां गर्भगृह है उसी पे बनेगा, 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर बनेगा। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपने देखा होगा बातचीत के लिए अभी इसमें डायलॉग भी चल रहा है, डायलॉग के लिए भी लोगों को निश्चित किया गया है। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया को मानना है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ भाई इस लोकतंत्र की रक्षा करना भी हमारा ही कार्य है। तो मैंने आपसे कहा कि राम का मंदिर निश्चित रूप से बनेगा, वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, या तो न्यायालय से बनेगा या डायलॉग से सहमति से बनेगा, और निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन आएगा और वो बनेगा। अब पहले मैं 2-3 सवाल जो हमारे रजिस्ट्रेशन के दौरान आए थे वो मैं ले लेता हूँ। पहला सवाल है दामिनी का कि आप क्योंकि एक युवा नेता है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को आप लीड करते हैं, तो जो यूथ कैंपेन्स है वो कैसे खड़े किए जाते हैं? हाउ टू स्टार्ट? दामिनी जी से हमारा रिक्वेस्ट है, दामिनी जी को हम इनवाइट करते हैं कि वो 1 हफ्ते की इंटर्नशिप करें भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ, जिसमें वो प्रैक्टिकली सीख पाएंगी कि कैसे हम लोग ये करते हैं। उन्हें अच्छा लगेगा युवा मोर्चा में, एक बार वो आए और देखें। रही बात कि कैसे हम लोग कैंपेन शुरू करते हैं, देखिए पहले हम लोग ये तय करते हैं कि किसी मुद्दे किस चीज को लेकर के हमें कैंपेन करना है, फिर उसके बाद हम उसकी एक टीम बनाते हैं इफेक्टिव, किस लेवल पे करना है, मतलब मंडल पे करना है, जिले पे करना है, क्षेत्र पर करना है या प्रदेश में करना है, उस हिसाब से हर उस स्तर की हम टीम बनाते हैं। फिर उसका एक प्रोसेस डिजाइन करते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या होगी करने का, कि कैसे प्रक्रिया क्या होगी, इसका पूरा रूपरेखा बनाते हैं कार्यक्रम की, और उसके बाद अलग अलग स्तर पर उसको जमीन पर उतारने का कार्य करते हैं, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। प्रॉपर रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग होती है। एक क्वेश्चन हमको आया है सौरभ से। सौरभ का क्वेश्चन है, इजंट एग्रेसिव प्रियंका गांधी कैंपेन इन यूपी हेल्पिंग बीजेपी बाय स्प्लिटिंग एनडी मोदी वोट्स बिटवीन आईएनसी एंड गठबंधन? कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, उससे गठबंधन जो बना है बसपा और समाजवादी पार्टी का, क्या उसको नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको दिख रहा है? तो आप उनसे पूछिए ना, प्रियंका गांधी से पूछिए। अब उनका नुकसान फायदा हमारा काम थोड़ी ना है। आप हमारे बारे में पूछेंगे तो हम बताएंगे, बाकी प्रियंका गांधी के एग्रेसिव कैंपेन का कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं है।
किसी सीट पे उनको वोट नहीं मिलना। एक काम तो हुआ है कि हमने थोड़ा जो तुष्टीकरण करते थे, ये भाई बहन, इनको हमने थोड़ा वो ढंग से हिंदू संस्कृति का भी थोड़ा सम्मान करने लगी हैं। आपने कल सुब्रमण्यम स्वामी जी का इंटरव्यू देखा? आपको पता है इटली, जैसा उन्होंने बताया, मैं उनके इंटरव्यू को आधार मान के बता रहा हूं कि इटली का कोई भी नागरिक अगर कहीं भी उनकी संतानें होती हैं तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है वहां पे इटली में कि हमारे 2 बच्चे हैं। और पता है इन लोगों को जो वहां रिपोर्ट किया गया है, वो इन लोगों ने वहां पे, ये लोग रिपोर्टिंग में, जैसा वो इंटरव्यू में कह रहे थे, वहां पर ये लोग ईसाई हैं, इनका नाम वहां पर जिसमें मेंशन किया गया है। और यहाँ पर ये भाषण में इस बात को बहुत जोर शोर से बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ये बात नहीं, मैं, हम तो सबका आदर करते हैं, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं तो उनके जो आडंबर है उस पर ये टिप्पणी कर रहा हूं। अब हमें क्वेश्चन आया है निधि से, चैट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। Which other states are crucial for BJP in 2019 apart from UP? Which states, in your opinion, will spring a surprise for the party? उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी के लिए इस बार कौन से स्टेट्स हैं जो क्रूशियल है, जो इस बात का निर्णय करेंगे कि आप सरकार में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां से हमें एक सरप्राइज मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश से तो प्रचंड विजय बिल्कुल निश्चित है, लेकिन जहां से हमें सरप्राइज, मतलब हमें एक पॉजिटिव सरप्राइज मिलने की उम्मीद है, वो स्टेट है बंगाल। बंगाल में वो स्टेट है त्रिपुरा, वो स्टेट है केरल, वो स्टेट है तमिलनाडु। दक्षिण भारत में हमने बहुत कार्य किया है, और आपको पता है बंगाल में और केरल में और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और शहीद हुए हैं हमारे कार्यकर्ता। और लगातार वहां पर ममता, जो टीएमसी के गुंडे हैं, तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए हैं, उनकी हत्या की है। और ये लोकतंत्र की जो क्रांतिकारी बंगाल की जो भूमि है, वो ये सब देख रही है बंगाल की जनता। तो हमें लगता है कि हमको बंगाल में बड़ा मैंडेट मिलने वाला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस बार। और केरल में भी सेम यही बात हुई है, वहां पर हमारे विचारधारा और हमारी पार्टी के लोगों का नृशंस हत्याएं की गई हैं। तो हमारे ये जो कार्यकर्ता हैं, और कई बार हम लोगों ने वहां बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। ये कुछ स्टेट हैं जहां पे हमें बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज रिजल्ट आएगा, जिसका शायद पॉलिटिकल पंडितों को उम्मीद नहीं होगी। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, और ऐसे पूरे देश में उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, ये सब कंटिन्यूअस जीतते हुए हम लोग एक इस बार जो है अब की बार 400 पार। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, मैं बहुत ही ब्रीफ में आपसे आंसर चाहूंगा। पहला ये कि अब आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है, सरकार पे आरोप लग रहा है कि वो इंस्टीट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है किसी तरीके से भंग करने की या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। चाहे अभी सीबीआई का जब मुद्दा हो, किसने आरोप लगाया ये? आपके विरोधी दलों ने। नहीं, मैं जानता हूं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, किसने आरोप, नाम लीजिए जरा। आपके विरोधी दल है जो आपकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। कांग्रेस। दूसरा पैनल डिबेट्स में है आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, टीएमसी। और बसपा। सुन लीजिए मेरी बात, इस देश में इमरजेंसी ला करके रातों रात यहां के इंस्टीट्यूशंस को भंग करके, लोकतंत्र को भंग करके और काला धब्बा लोकतंत्र पर स्थापित करने वाले लोग इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा की बात करते हैं। इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोग इस देश की सुरक्षा की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा की बात करते हैं। और इस देश में अपनी खुद की मूर्तियां इस प्रदेश में लगाने वाली, बैग सहित, बैग ही बनाने में 3-4 करोड़ रुपया खर्च हो गया। सुनिए, बैग लेकर के अपनी मूर्तियां खुद बनाने वाले लोग इस देश में इंस्टीट्यूशन की रक्षा करने निकले हैं। और सैफई वाले, सुनिए, उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया सैफई जैसे गांव में ले जाके लगाने वाले लोग इस देश में इंस्टीट्यूशन बताने की बात करेंगे। शोभा नहीं देते उनको। खैर, वो अशोभनीय बातें करने में ट्रेंड है उन लोग।
आखिरी सवाल, कल कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, राहुल गांधी जी ने, उसमें बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स के, सोशल स्कीम्स की बात हुई है, उस पे आपका कोई कमेंट? कल के मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारी। कांग्रेस का जो विभाजनकारी चेहरा था, जो तुष्टीकरण का चेहरा था, जो ये सब कुछ उनके इस एजेंडे में और स्पष्ट हो गया। जनता वो एजेंडा पढ़ेगी तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमित शाह जी ने, उसका आधा काम तो उनके एजेंडे ने स्वयं कर दिया है, उनके मैनिफेस्टो ने। और जो बचा खुचा काम है वो माननीय राहुल गांधी जी अवश्य कर दिखाएंगे इस चुनाव में, और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो जिस प्रकार से सेडिशन का जो लॉ है, राष्ट्रद्रोह के, उसको रिपील करने की बात कही गई है, तो आपके नजर में वो क्या है? क्या वो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जरूरी है? एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करिए। उसमें एक पॉइंट है, राष्ट्रद्रोह का जो सेडिशन का जो लॉ है, सेक्शन 124 आईपीसी, उसको रिपील करने की बात की गई है। तो उनका ये कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी को के विरुद्ध है। लोग जब भी बात करते हैं उन पे राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, और इसलिए उसको चेंज करने की बात कही गई है। तो इस पे आपकी पार्टी के क्या विचार हैं? भाई आप एक बात बताइए, कोई कानून बना है अगर, तो राष्ट्रद्रोही घोषित करने का अगर कोई कानून है, तो उस कानून की नीचे क्या परिभाषा होगी कि जो राष्ट्रद्रोह के कृत्य करते होंगे उनको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है हम उसे हटा देंगे, तो मतलब जो राष्ट्रद्रोह करेगा उसको राष्ट्रद्रोही घोषित नहीं किया जाएगा। क्या उसको राष्ट्रभक्त घोषित करेगी कांग्रेस? ये लोग पाकिस्तान वालों की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे ही जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो यहां इनको कोई पसंद नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में काफी पॉपुलर है ये लोग, वहीं चुनाव लड़ जाए। एक आखिरी सवाल विनय जी से चैट बॉक्स में आया है। If we have an innovative smart organization, we can share it with you. I have two concepts: a smart organization, an innovative campaign idea that I can share with you. तो ये विनय जी आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, तो अगर आप अपना कोई ईमेल आईडी या कुछ इनसे शेयर करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी लिख लें। वो जी मैं टाइप कर देता हूं, bjpsubhasyaduvansh@gmail.com। हमारा जो फेसबुक का पेज है बीजेपी सुभाष यदुवंश @gmail.com पे ये हमें भेज सकते हैं। इनका स्वागत है, इनके नवीन विचारों का स्वागत है, नए युवाओं का स्वागत है। ये मैंने आपका ईमेल आईडी हमारे पार्टिसिपेंट से शेयर कर दिया है, तो जो बाद में भी वीडियो को देखेंगे, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे तो आपसे मेल के थ्रू अवश्य। इसके साथ ही आज का ये डिस्कशन, अभी समय पूरा हो गया, हम खत्म करते हैं। बहुत सी और बातें थी। थैंक यू सो मच जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए सुभाष जी। तो आज हमने जाना सुना भारतीय जनता पार्टी की कहानी को, और पार्टी के एक युवा चेहरे ने उसे आपके सामने प्रस्तुत किया। और अब आप अपना वोट डिसाइड करने से पहले आप एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। सबसे पहले हम आए थे कांग्रेस के साथ एक वेबिनार कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने किया। कल हम अगला वेबिनार करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी के साथ। तो आप उनसे भी इसी तरीके से अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने निर्णय ले सकते हैं। और सभी से फिर से एक बार, हर बार की तरह मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर वोट करें। अब जो है वोटिंग इलेक्शन शुरू होने वाले, अपने वोटर आईडी चेक कर लीजिए। और सुभाष जी, आपको भी सभी दर्शकों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इलेक्शंस के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।